अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, जो इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है वैसे सरगर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए केसेस की तो वो भी चल रहे हैं। शामी महमूद कुरैशी की बात कर लेते हैं, जिन्हें जुडिशल रिमांड पर एक बार फिर से अडयाला जेल भेज दिया गया है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शामी महमूद कुरैशी का नाम मजीद 12 मुकदमात में शामिल है। अदालत ने शामी महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सरकारी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शामी महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिह 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात दर्ज हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि शामी महमूद कुरैशी से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शाह महमूद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये नाकाबिले तर्दीद सबूत है कि ये इदारों के खिलाफ हमला था जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। हमने देखना है कि ये एहतजाज की कॉल के पीछे क्या अनासिर थे। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने अपने दलाइल दिए और अभी की जो खबर है उसके मुताबिक उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल मंशूर का ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आज भी ऑलमोस्ट वो सेम चीज़ें दोहरा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सी बातें की हैं। जिस तरह से लाहौर से इलेक्शन लड़ने के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा पीटीआई का जब जिक्र हुआ तो उस हवाले से भी उन्होंने बात किया। ओवरऑल क्या तज्जिया है आपका इस बारे में? मेरा ख्याल है जी कि एक तो मंशूर का जो आप कहिए कि जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो अभी हमारी सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो दे आर फ्रोजन बैक इन टाइम। आज की दुनिया में जो मंशूर है वो लोगों तक पहुंचाने का तरीका अब ये नहीं है कि आप एक बुकलेट छाप लीजिए और उसके बाद वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उस पर गुफ्तगू होने लगे। आज की दुनिया में जो मंशूर है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको विजुलाइज करवाती हैं और सोशल मीडिया पे एक जिस तरह की आप विजुअल एल्बम बनती है, तो वो विजुअल एल्बम होती है जिसके विजुअल चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के बाद आप एक विजुलाइजेशन दिखाते हैं कि ये हम बनाना चाहते हैं, उसके साथ आपकी कारकर्दगी अटैच करते हैं और ये सारा कुछ बुनियादी तौर पे एक यानी उसकी तरकीब, उसकी साइंस, उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल तब्दील हो चुकी है दुनिया में। हमारे यहाँ अभी तक वो ओल्ड फैशन है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मंशूर आप देखिए कि जो वादे हो रहे हैं वो वादे यानी हम गरीब बच्चों को तालीम दिलवाएंगे, तो जब ये कहा जाता है कि तालीम दिलवाएंगे या बिजली लेकर आएंगे या हम सेहत में मिसाल के तौर पर ये करेंगे, तो ये जो मुस्तकबिल का वादा है ये एक एडमिशन ऑफ फेलियर भी है, क्योंकि 15 साल से अगर आपकी हुकूमत है और 15 साल में ये अचीव नहीं कर सके आप, तो फिर ये लॉजिकल है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि फिर अगले 5 साल में आप क्या कर लेंगे अगर आप पिछले 15 साल में ये अचीव नहीं कर पाए। लॉजिकल बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो कहिए कि यानी ये कहना कि हम जो हमने बातें सुनी हैं जी, उसमें बहुत सी बातें बिल्कुल ही ख्वाब की बातें हैं। मतलब मिसाल के तौर पे 300 यूनिट जो है वो हम फ्री प्रोवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल आपको याद है कि ये भारत में इस तरह का एक वादा करते हुए वो जो गांधी हैं, राहुल गांधी, उन्होंने कहा था किसानों से कि मैं चांद पर जो है वो तुम्हें खेती बाड़ी करवा दूंगा। तो ये इस तरह की बातें हैं। ये यानी कहने वाला भी जानता है कि 300 यूनिट। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता वो की जाती हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का जब जलसा हो रहा था वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म के वादे किए गए थे। तो ये सिर्फ अवाम के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है, आप समझते हैं? देखिए, वो ज़माना अब गुजर गया है। मतलब ये कि ये बातें कहने वाला आदमी मतलब है कि वो भी जानता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सुनने वाला भी। मेरा नहीं ख्याल कि अक्सरियत शहरों में कम से कम इतनी मासूम रह गई। आप देखिए कि इससे पहले भी यही 1 करोड़ नौकरियों के दावे हुए, वादे हुए 1 करोड़, और इसी तरह से घर बनाने के दावे हुए, वादे हुए। अच्छा, वही जो रविश है वो अब यहाँ पीपल्स पार्टी के पास अलबत्ता एक लग्जरी मौजूद है, क्योंकि ये इस तरह की बातें इसलिए कर सकते हैं कि ये मतलब दे आर 100% श्योर कि इनकी गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, फ्यूचर में ये नहीं है गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये ख्वाब दिखा सकते हैं क्योंकि इन्हें कौन सा जवाब देना है। लेकिन इससे पहले भी हमें देखना चाहिए कि सियासी तकरीरें, सियासी वादे ये बिल्कुल और चीज़ होती है। हुकूमत में जब आके फंक्शन आप शुरू कर देते हैं वो बिल्कुल एक और चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे हमें बाद में मालूम होता है लोगों की, स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबों से और इंटरव्यूज से, और वो भी तब जब कोई अमेरिकन या को फॉरेन डिग्निटी देता है, तो मालूम ये होता है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से जब ड्रोन के मामले में बात हुई थी तो ये अमेरिकन ऑफिशियल्स लिखते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी जब प्रेसिडेंट थे
تو انہوں نے ڈرون اٹیکس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جتنے مرضی ڈرون اٹیکس کریں مجھے تو رات کو کوئی سونے میں پرابلم نہیں ہوتی, نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے, آپ جتنے مرضی کریں. لیکن ان کا جو پبلک اسپیچ ہے وہ ہمیشہ ڈفرینٹ رہی ہے, وہ کنڈیم کرتے رہے ہیں. سو یہی ان کا آپ یوں کہیے کہ ہر سیاسی جماعت, یہ کہنا کہ ہر سیاسی جماعت یہ کرتی ہے یہ غلط ہوگا. چونکہ ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کی ہی بات کریں گے کہ وہ چونکہ ایک آپ یوں کہیے کہ لوگوں سے دور ہو کر ایک کمپرومائزڈ ان کا اب جو شیڈ ہے, یعنی ان کی جو پرسپشن ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپرومائزڈ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس میں لے گئے ہیں اس پارٹی کو جس کی بنیاد ہی ایک طرح سے پاکستان کے پس منظر میں ایک سیاسی انقلاب کا بیج اگر کسی نے بویا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے بویا تھا. یعنی میں پاکستان کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں, پلیز اس کو کسی اور انقلاب کے پس منظر میں نہ لے جائیے, وہ تو پھر بات ہی مختلف ہو جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح کا انقلاب نہیں لے کے آئے تھے, لیکن پاکستان کے پس منظر میں سیاسی طور پر سماجی طور پر جو انقلاب ممکن ہو سکتا تھا اس کے بیج جس پیپلز پارٹی نے رکھے, یہ وہ پیپلز پارٹی ہے لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں جو بنی, وہ پیپلز پارٹی. اور اس کو آصف علی زرداری سم ہاؤ واپس اس کو اسی مقام پہ لے گئے ہیں جہاں سے جس آپ یوں کہیے ٹریڈیشن سے اور جس آپ کہیے کہ طبقے سے لڑائی پر اس پارٹی کی بنیاد تھی, اب یہ پارٹی خود وہ طبقہ بن چکی ہے, یہ پارٹی خود بھی وہی آپ کہیے کہ آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کریں تو کیا یہ دوبارہ سے وہ پارٹی بن جائے گی ان کی قیادت میں جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی؟ سیاست میں دیکھیں ناممکن کچھ نہیں ہوتا. سو تھیوریٹیکلی تو یہ بات اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, بٹ پریکٹیکلی اس وقت دور دور تک ایسا کوئی چانس نہیں. اچھا, بلاول بھٹو جو ہیں وہ ان کا یعنی لوگوں سے اس طرح کا رابطہ نہیں, ان کے پاس اس طرح کی آزادی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ بیانات جو ہیں نا وہ ریکارڈ کا جب حصہ بن جاتے ہیں, یعنی ان کے اپنے والد نے ان کے بارے میں جو کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے اسے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. آصف بھٹو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہیں تو ابھی باقاعدہ طور پر لانچ نہیں کیا گیا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انڈیپینڈنس. وہ لیڈر ہی کیسے ہو سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے میں, اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں. بالکل, بلاول بھٹو کو یہ لگژری میسر نہیں ہے. یعنی بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں لے سکتے, کوئی پارٹی کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے, وہ اپنی مرضی کا سٹاف تک ہائر نہیں کر سکتے, وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو ان جگہوں پر تعینات نہیں کر سکتے جو ان کی خواہش ہے. وہ والا کنٹرول آصف علی زرداری کے پاس ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کنٹرول آصف علی زرداری, دیکھیں کمانڈ اینڈ کنٹرول, جی یہ اگر پولیٹیکل لیڈر کے پاس نہیں ہے, کمانڈ کہیں اور ہے کنٹرول کہیں اور ہے, وہ کوئی فیوچر نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی. معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. کوشش کریں گے آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے تفصیل سے بات کر سکیں. انیک ناجی صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.